हमारी बॉडी हमारी स्पिरिट्स को कंटैमिनेट कर देती है। जब सोल ह्यूमन इमोशंस में डूब जाती है, इस जिंदगी में आप दुख 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 झेले और उसमें डूब गए, तो वो दुख आपके सोल में भी चला जाए और फिर वो सोल सेलेक्ट करती है एक ऐसी लाइफ जिसमें फिर से दुखी रहती है। कंटैमिनेशन ऑफ सोल। अगर हम ऑब्सेस्ड हो गए अपने चेहरे से, चुकटे से, अपने रिसोर्सेज से कि हम इतने पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, हेल्दी हैं, अगर हम इससे ऑब्सेस्ड हो गए और कैरिड ओवर हो गए, मतलब हम बह गए अपने इमोशंस में, इमोशनल रोलर कोस्टर में, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो बेचारी सोल सबवर्ट हो जाएगी। मतलब सोल एक तरह से बॉडी की तरह बिहेव करेगी। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में, जिसमें आप दो जन्मों के बीच में जब फिजिकल बॉडी होती है उसके बियॉन्ड जब जाते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होती है, आप जिंदा भी रहते हैं कि मर जाते हैं। और इस सीरीज में हम ये भी धीमे धीमे डिस्कवर कर रहे हैं कि जब भी आप इस दुनिया में आते हैं तो एक बहुत मुश्किल काम लेकर के आते हैं, और वो सच में काम बहुत मुश्किल है। हम लोग जब अपने आत्मा की कल्पना करते हैं, भगवान की कल्पना करते हैं, तो हमको लगता है कि उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, गागर में सागर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक गागर में आप सागर भर दें? गागर मतलब एक मटका, उसमें पूरा समुद्र डाल डाल सकते हैं क्या? उसमें आप एक छोटा सा बॉम्ब डालेंगे, दिवाली का बॉम्ब, उसको फोड़ देंगे, मटका ही फूट जाएगा। और यहाँ पर आप पूरे सागर को एक छोटे से मिट्टी के या पीतल के बर्तन में डालना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ होता है जब हम बॉडी लेते हैं। ये बॉडी और हमारे आत्मा के बीच का रिलेशनशिप ही हमारे सभी प्रॉब्लम्स का और हमारी अल्टीमेट सॉल्यूशन का जरिया है। ये बॉडी जो हमको रात को एक्साइट कराती है, किसी को देखते ही उसके ऊपर गुस्सा दिला देती है, किसी की गलतियों को देख करके हमको लगता है हम तुरंत उसको हेल्प कर दें। ये बॉडी जो कोई ऐसी चीज़ पर जब बिलीव कर लेती है जो एकदम गलत है, फिर भी उसको करती रहती है, चाहे उस पर आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। आज मैं हमारा ZP का सेशन चल रहा था, जनों का पर्सनल का, उसमें हम लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसने अभी रिसेंटली सुसाइड करने की कोशिश की। अब वो बेचारी परेशान है क्योंकि उसके 3 बॉयफ्रेंड उसको छोड़ चुके हैं, क्योंकि तीनों के साथ वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करती है। वो मारती है उनको डांटती है और फिर अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने, उनके तीनों बॉयफ्रेंड ने एक एक करके उसको छोड़ दिया। तो बेचारी बहुत परेशान थी। लेकिन वो, उसके अंदर में अगर कोई आत्मा है तो क्या वो ये भी नहीं समझ सक रही है कि मैं कैसे अपनी रोज की जिंदगी जीऊं? क्या इतना मुश्किल है लोगों से बात करना, अपने आप को समझना, अपनी रूटीन को फॉलो करना? क्या इतना मुश्किल है? हाँ, आज आप देखेंगे क्यों इतना मुश्किल है। और ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी का नेचर अलग है और हमारे सोल का नेचर अलग है। और जब ये दोनों मिलती हैं फिजिकल लेवल पे, दुनिया को जीते जीते ये कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। तो आज हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13, और इस चैप्टर का नाम है चूजिंग अ न्यू बॉडी। कि जब भी आप नया शरीर लेती हैं तो आप कहाँ जाते हैं? प्लेस ऑफ सिलेक्शन में, उसको रिंग ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। और वहाँ पर आप बड़ा सोच समझ के लेते हैं एक शरीर। लेकिन कितना भी सोच समझ के आप शरीर लें, वो एक तरह की नौकरी है। जैसे आप किसी की नौकरी करते हैं ना, तो एक बंधन है, छुट्टी आपको मांग कर लेना पड़ता है। जैसे ही ऑफिस का टाइम होता है, गुस्सा आती है, क्योंकि वो एक जबरदस्ती है। ये शरीर भी ऐसे ही है, आपको टाइम टाइम पर बोलेगा भूख लगी है, वो बीमार हो जाएगा, और उसकी आदत भी है, नौकरी छोड़ नहीं सकते, उसके बिना आपका खर्चा नहीं चलेगा। हमारी एग्जिस्टेंस है, ये भी हमें इसी शरीर से आता है। तो केस नंबर 27 आप लोगों को याद है? स्टीव नाम था उसका, जो पिछले जन्मों में अपनी माँ को मार चुका था, हारून नाम से। और इस जन्म में बेचारा एक ऐसे पेरेंट के साथ था जो बहुत स्ट्रिक्ट थे,
और उसकी माँ ने बचपन में उसको छोड़ दिया था। हम सब की अपनी ऐसे ही कोई ना कोई कहानी होती है। तो केस नंबर 27 बताता है, हम जब ये शरीर लेते हैं तो एक बहुत मुश्किल टास्क अपने लिए सेट करते हैं और वो काम बचपन से ही चालू हो जाता है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये चीज़ साफ साफ कही थी कि हर एक आत्मा अपनी अपने परिवार को बहुत सोच समझ के चूज करती है। डॉक्टर माइकल न्यूटन है जो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमने देखा है जिनको भी ऊपर हिप्नोटाइज किया है और जब भी वो बॉडी ले रहे हैं तो कौन से फैमिली में जाएंगे इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, कंसिडरेबल वेट दिया जाता है। जो लोग खुश हैं अपने माँ बाप से वो तो बोलते हैं हाँ ऐसे माँ बाप मुझे हमेशा चाहिए, ऐसी वाइफ हमेशा चाहिए, ऐसे बच्चे हमेशा चाहिए। लेकिन जो दुखी होते हैं, जो टॉर्चरस बचपन होता है, जिसकी माँ छोड़ के चली गई या जिनके पेरेंट्स बहुत उनको मारते डांटते हैं, वो बेचारे समझ नहीं पाते कि हमने ऐसा चूज़ किया था। बल्कि बचपन में तो मुझे लगता था जैसे मैं सौतेला बेटा हूँ। जब मम्मी मारती थी और काम के लिए भेजती थी तो लगता था नौकर हूँ क्या, मैं गुलाम हूँ क्या, मार मार के मुझसे काम कराया जाता है। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि वो चॉइस मैंने क्यों लिया था। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ की वो लर्निंग स्टार्ट होगी जिसके लिए आप इस दुनिया में अपनी ये बॉडी को चूज़ किया है। ऐसा होता है ना, हमारे आसपास में लोग हैं, जिंदा लोग। जिंदा लोग मतलब जिनके अंदर में भगवान है, डिवाइन फ्रैगमेंट है, एनर्जी है जो आपको टच कर सकती है, हील कर सकती है। लेकिन हम जब दुखी होते हैं तो हम केवल उसी के पास जाते हैं। हमारे मन में वो पास्ट, जैसे हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी भाभी की डेथ हो गई, उनके भैया की डेथ हो गई, वो अकेली हैं और बेचारी बोलती है मुझे पहले ही मर जाना चाहिए था। अब वो फिजिकली दुनिया में जिंदा है लेकिन उनका मन कहाँ जा रहा है बार बार? उनके पति के पास। वो लोगों से मिल सकती हैं लेकिन फिर भी वही मन जा रहा है। देखिए, हमारे माँ बाप जब उनको प्यार करते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो हमको हर्ट करते हैं तो हमारी मेमोरी बार बार वहीं जाती है। ये आंटी जो है, ये बहुत बार हमारे घर आती थी जब उनके पति उनको मारते थे। खूब चिल्लाने की आवाज़ें आती थी बिकॉज दोनों अंकल जो ख़त्म हो चुके हैं वो अल्कोहलिक थे, क्रॉनिक अल्कोहलिक थे। कभी कभी मुझे आवाज़ आती थी, मैं बोलता था मम्मी कुछ हो रहा है उनके यहाँ। बोलती कोई नहीं, वो लोग तो शराब पीकर ऐसे ही करते रहते। फिर रोते रोते हमारे यहाँ आती थी, कभी पिताजी जाके समझाते थे। लेकिन अब उसी हस्बैंड को वो मिस कर रही है। हाँ, क्योंकि जब शराब पी लेते तो उनको समझ में नहीं आता था कि इरिटेट कर रहे हैं तो क्या करें। एक टाइम पर मुझे याद है वो रानी की तरह रहती थी दिन में और रात को रोती थी। कभी यहाँ निशान है, कभी डंडे का निशान है। लेकिन मेरा पॉइंट समझिए, ये उन्होंने खुद चूज किया है, किसी खास पर्पस के लिए चूज किया है और उस आदमी के लिए नहीं चूज किया, अपने लिए कुछ चाहती थी वो। हम जब बचपन से अपने जन्म के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कि हम विक्टिम हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स की या सिचुएशंस की, कि ऐसा आदमी मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, ऐसा पति, ऐसा बच्चा, ऐसे माँ बाप जो हमको टॉर्चर करते हैं हमको बचाने के बजाय। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ज़िंदगी ने ज़बरदस्ती एक शेर के पिंजरे में डाल दिया, अब ये दुनिया में दुख के कंडीशन में आपको डाल दिया, तो ये आपका एजम्पशन गलत है। आपने इसको खुद चूज किया है और गलती से नहीं चूज किया, उसके पीछे बहुत समझदारी का स्टेप है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब भी मेरे पास कोई आदमी आता है और बोलता है कि मेरे को बहुत टॉर्चर किया गया है, ऐसे पेरेंट्स ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा बताओ, सोच समझ के बताओ, अगर ये पेरेंट्स तुमको नहीं मिले होते, ये टॉर्चर तुमको नहीं मिला होता, तो तुम्हारे अंदर में कौन सी चीज़, कौन सी गहराई नहीं आती। हम सब जब एक क्वेश्चन पूछेंगे ना कि मेरे अंदर में कौन सी अच्छी चीज़ है और कौन सी गहरी चीज़ है और वो कहाँ से आई है, आपके सारे पॉइंट्स, मतलब आपकी उंगलियां वहीं पॉइंट आउट करेंगी। वो डिफिकल्ट लोग जिनके साथ में रही। ये मैं आज बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ, मैंने बहुत टॉर्चर झेले हैं, लेकिन क्या कोई और तरीका हो सकता था? जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसकी वैल्यू समझने के लिए, क्योंकि ये दुनिया दुख है। और अगर मैंने दुख देखा ही नहीं होता, मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर होते, मुझे हमेशा वो सब चीज़ दे देते जो मैं चाहता था, तो मैं कभी दुख को एक्सप्लोर नहीं करता, लाइफ बियॉन्ड डेथ को जानना ही नहीं चाहता।
आज मेरा जो इंटरेस्ट आया है स्पिरिचुअलिटी में, वो उसी दुख से आया है जो मुझे बचपन से झेलना पड़ा है। देखिए, जब अभी तो हम बात करें अपने बारे में, दूसरे भी तो हमारे साथ हैं, उनको भी कुछ खास चॉइस के लिए आपके जैसा डिफिकल्ट आदमी मिला है। हर आदमी यही चाहता है कि मेरा बच्चा है तो मेरे हिसाब से रहे, बच्चा भी चाहता है मेरे माँ बाप है तो कम से कम कायदे से तो रहे। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है, डिफिकल्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछिए कि उस डिफिकल्टी के प्रोसेस में मैं क्या चीज के लिए ये डिफिकल्टी चूज की है। एक चीज मुझे समझ में आती है कि वो आंटी की लाइफ अब अकेली है। उनके कमरे में जब मैं गया था तो सोफे में वो ऐसे पड़ी हुई थी जैसे एक पागल खाने में या जेल में कोई इंसान पड़ा होता है। फर्क ये था कि वो घर में थी। उनके सामने एक छोटा सा बच्चा था, खेलते खेलते सो गया था। उनकी बहू आई थी, फिर चली गई थी। पति आने वाला नहीं था, अकेली थी। उनकी बेटी अब आती नहीं है, लखनऊ में रहती है। उनका बेटा जब शाम को आता है तो अपना मोबाइल चलाता है। उनकी बहू भी अब यही काम करती होगी। उनकी एक जेठानी थी जो शाम को एक दूसरे की बिचिंग करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, बातचीत करते थे। एक पति था जिसके लिए शाम को वेट करते थे। जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों के लिए जीती थी। तो उन्होंने ये ज़िंदगी चूज़ की थी जिसमें पेरेंट्स थे, सिबलिंग्स थे, स्पाउस थे और क्लोज फ्रेंड्स थे। अब नहीं है कोई। अब वो प्योर सिंगल अकेले वुमेन है 24 घंटे में। मुझे मेरी मम्मी ने भेजा था कि जाओ आंटी को खाना दे आओ क्योंकि वो आ नहीं पाएंगी। कहीं ना कहीं वो मम्मी की एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है या नहीं पता नहीं, बट फ्रेंड है। कृष्णमूर्ति बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब मिरर ऑफ योर रिलेशनशिप। आप जब लोगों के साथ हैं तो आप अपने आप को कैसे देख पाते हैं। अब इनके पास कोई है ही नहीं मिरर। अब ये एक इको चेम्बर में होती होंगी, चलती होंगी, जीती होंगी। इको चेम्बर मतलब मुझे तो मर जाना चाहिए था, मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरे शरीर में तो कैंसर था, मैं तो कैंसर वाली औरत हूँ, मेरी तो बेटा भी मर गया, मेरे तो पति भी मर गए। यही बातें चलती होंगी। अब इनका यही मिरर है। एक तरह से सारे थॉट्स अपने ही दिमाग के अंदर में टकराते हैं और वापस आते हैं। तो अगर कोई आदमी ये पूछता है कि मैं स्पिरिचुअली कौन हूँ, तो आप ये पूछिए कि आखिर क्यों मैं इन पेरेंट्स के साथ में, इन भाई बहन के साथ में, क्योंकि हम चाह करके भी उनको मना नहीं कर सकते। अगर मेरी बहन का फ़ोन आ रहा है, मेरे बच्चे का फ़ोन आ रहा है और मैं चाहूँ कि मुझे फ़ोन नहीं करना, उसकी बात नहीं करना, तो हम नहीं कर सकते बिकॉज हमने चूज़ किया है इनके साथ इस दुनिया में आने का। डॉक्टर माइकल कहते हैं जब भी हम किसी भी इंसान के साथ पेन पाते हैं या देते हैं या प्लेजर पाते हैं और देते हैं तो उसके पीछे कार्मिक पर्पस होता है। देखिए, बचपन से माँ बाप ने मुझे जो भी उन्होंने प्यार मोहब्बत दिया, डांटा वाटा, तो ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे लेसन दिया था और अब मेरा काम क्या है, मेरा भी रोल है उनको लेसन देने के लिए। मतलब अब तो मैं कॉन्शियस हूं ना, तो मेरा रोल उनको कॉन्शियस लेसन देने का है, ना कि अनकॉन्शियस लेसन। जब कोई आदमी किसी को टॉर्चर देता है तो वो है अनकॉन्शियस लेसन। जैसे अगर मैं आपकी जगह हूँ और मैं, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं और मैं आकर आपके पास बैठूं तो मैं कॉन्शियस लेसन दूंगा। मैं आपको पूछूंगा आज क्या किया, आज कहाँ डिस्टर्ब रहे, आज हुआ क्या, जैसे कि हम एमआई में कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं वो तो आपको कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली लेसन दे रहे हैं। आप भी उनके साथ में कुछ देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। अब मेन बात पर हम आते हैं कि क्यों हम लोग इस बॉडी के साथ में स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। जब आप घर में रहते हैं और आपको डांटा जा रहा है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो आप क्या बोलते हैं, दुनिया ही बेकार। उनको लगता है ना दुनिया में भगवान है, ना ही तो कोई डिवाइन कंपैशन है, और मरने के बाद हमारा कुछ नहीं होता, हम बस अंधे कुएं में गायब हो जाते हैं। ऐसा लोग सस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं, क्योंकि दुखी हैं तो यही मानते हैं दुख चलेगा। लेकिन देखा जाए तो ये अल्टीमेट कंपैशन है, जहाँ पर कृष्णमूर्ति बोला करते थे अगर तुम्हें अपने आप को जानना है तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, अपने नौकर के साथ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी वाइफ के साथ में देखो। कंपैशन उसमें आपको दिखाई देगा जब आप किसी के साथ जो कि आपके साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप में है। आप एक स्ट्रेंजर को तो छोड़ सकते हो,
कि मरे मेरे को क्या। आप अपने वाइफ को, अपने बेटे को, अपने माँ बाप को ये बोल ही नहीं सकते। वो आपको कल रात को गाली दे रहा है, मार रहा है, सुबह उठ करके आप उसको दवाई लगा रहे हो, उसी को दवाई लगा रहे हो। तो ये है अल्टीमेट कंपैशन नेचर का, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो मिल करके बोलते हैं दुख बॉस, हम लोग सब फ्री हैं बिना बॉडी के हैं दुनिया के बाहर। अब चलो बॉडी चूज करते हैं और एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप जी करके आते हैं और एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखा के आते हैं। अब देखिए, हर एक रिलेशनशिप में होती है एब्रेशंस। जब दो लोग बात करते हैं तो एक दूसरे को हर्ट करते हैं और हर्ट होते हैं। अगर ये चीज़ आपने बाईपास करना सीख लिया तो आपको दोबारा वो लेसन नहीं सीखना पड़ेगा। क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपके ऑफिस में आया और आप बैठी हैं और आप कोई सुपरफिशियल चीज़ कर रही हैं, अपना मेन काम नहीं कर रही हैं, वीडियो एडिट करना है या किसी क्लाइंट से बात करना है वो नहीं कर रही हैं। आप अपनी सहेली से फ़ोन पे बात कर रही हैं और क्या खाना बनाया है सुने, या एक फिल्म देख रही हैं। अब मुझे देखते ही आकर गुस्सा आ रहा है, आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में जो कुछ भी बोलूँगा वो एक एब्रेशन क्रिएट करेगा। क्या एब्रेशन मतलब? एक खरोच, एक चोट, ब्रूज। मैं आया, मैंने आपको एक डांट दिया जोर से, ये क्या हो रहा है? इसलिए यहां पर आए हो तुम लोग, नौकरी करने के लिए आए हो? कितने बजे उठते हो तुम लोग सो करके? लेकिन अगर वहीं पर मैं आपको सुन पाया कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, और मैं आपको अंदर से मोटिवेट कर पाया, इंस्पायर कर पाया कि जो भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो कितना गहरा काम है। क्योंकि मैं जब अभी गया था, इलाहाबाद गया, बनारस गया, लोगों से मिला, मुझे केवल एक ही चीज़ लग रही थी, जितनी ज़्यादा आज इंटरनेट की दुनिया को ज़रूरत है और जितना लोग बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा, मुझे उतना ही ज़्यादा एमआई की ज़रूरत लगी दुनिया को। क्योंकि लोग एक दूसरे को खाली सरफेस पे बात करते हैं, डेप्थ में जा ही नहीं पाते। यहाँ तक कि हम जब घर में बैठे हैं, मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम पड़ा कि वो इस चीज़ से परेशान है, तो हम तुरंत कूद जाते हैं उसको समझाने के लिए। और जितनी बार भी एक इंसान के साथ, सोचिए गौतम बुद्ध मिले किससे? अंगुलीमार से। अंगुलीमार ने उनको बोल दिया, अभी गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध मत देखिए कि बड़े महान गुरु हैं, बहुत ही ध्यानी हैं, वो जा रहे हैं और उधर अंगुलीमार चक्कू तलवार लेकर खड़ा है गर्दन काटने के लिए। बोला, ए खड़ा हो जाओ चुपचाप, हिलना नहीं तो मार डालूंगा। और गौतम बुद्ध के अंदर में रिएक्शन आया होगा, फिर उन्होंने रिएक्शन को देखा होगा, उसके बाद में उन्होंने उसको बोला होगा कि मैं तो खड़ा ही हूं, मैं तो रुक चुका हूं, चल तो तुम रहे हो, परेशान तो तुम हो। जो कुछ भी बोला होगा, हो ना हो, उन्होंने अंगुलीमार को एंगेजिंग कर दिया होगा कि अंगुलीमार उनको मारने के बजाय बात करना चाहता था, और एंगेजिंग करते करते उसको फोकसिंग पे ले आए होंगे कि लाइफ का पर्पस क्या है। एक आदमी जो क्रॉनिक मर्डरर है, उसके साथ में एब्रेसिव अलायंस खत्म कर दिया उन्होंने। अगर आप हर किसी के साथ में जिसके साथ भी आपकी बातचीत हो रही है और एब्रेसिव अलायंस है, तो इसका मतलब अभी आपको उसके साथ फिर से 3 लेगेड रेस खेलना पड़ेगा। 3 लेगेड रेस जानते थे ना बचपन में? वो हर आदमी के साथ रहता है। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि हम यहाँ 3 लेगेड रेस नहीं खेलते, यहाँ पर 8-9 लेगेड रेस खेलते हैं। एक भाई के साथ, एक माँ के साथ, एक जुड़वा भाई के साथ में, एक भाई के साले के साथ में, एक साले के बेटे के साथ में, एक उसके साथ जिसको हम धोखा दे करके उसका पैसा लूटना चाहते हैं, एक उसके साथ जिसका हम यूज़ करना चाहते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, एक जिसके लिए चाहते हैं कि वो हमारा यूज़ कर ले। बेसिकली हर जगह पर हमारे एब्रेसिव अलायंसेस हैं, और उसके लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं कि क्यों ये आदमी गलत है। तो कह रहे हैं अगर आपने इनको सरवाइव कर लिया, एब्रेसिव अलायंसेस को, मतलब एक आदमी के साथ बहस हो रही है और आप वहाँ पर उसको सुन रहे हैं, वापस आ गए और फिर वापस जा रहे हैं, अगर आपने उसको सरवाइव कर लिया धरती पर, तो आपके अंदर में हाइटेंड स्टेट ऑफ परसेप्शन आता है। हाइटेंड स्टेट ऑफ परसेप्शन मतलब आप उसके आर पार देख पाते हैं, और हर जिंदगी में आपकी सोल की तरह आइडेंटिटी बढ़ती जाती है। जो लोग भी हिप्नोटिज्म में जाते हैं या ट्रांस में जाते हैं, बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं सोल हूं या बॉडी हूं। ह्यूमन ईगो पता है क्या होता है?
तो क्या चाहते हो मैं क्या करूं? न जियो अपनी जिंदगी? मैं क्या करूं ऐसी कंडीशन में? मुझे बताओ। जैसे इसने कहा कि आप चाहते मैं प्रेशर डालूं? मेरे को क्यों परेशान करते हो? यह है ह्यूमन ईगो। और सोल आइडेंटिटी क्या है? क्या है इस समय, क्या चल रहा है अभी, क्या है यहां पे? ईगो बोलता है मुझे पता है क्या क्या चल रहा है, और डिवाइन सोल क्या बोलता है? आखिर फिजिकल वर्ल्ड में चल क्या रहा है, आखिर बॉडी के अंदर जब मैं हूं तो ये क्या महसूस कर रहा हूं मैं? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे भूख लग रही है, मैं हेल्दी रहना चाहता हूं लेकिन फिर भी टेस्टी खाना खाने का मन कर रहा है, मैं सेक्स के चक्कर में नहीं फंसना चाहता हूं लेकिन फिर भी मेरे अंदर में अर्जेस आ रहे हैं। ये है सोल आइडेंटिटी। और बॉडी आइडेंटिटी क्या बोलती है? क्यों नहीं मिल रहा मुझे जो मुझे चाहिए? क्यों मुझे आदमी परेशान कर रहा है? हमारा एक स्ट्रक्चर तो है बॉडी का और फाइव सेंसेस का, जो भी हमारे फाइव सेंसेस को दिखता है, जो सही लगता है गलत करता है वो करते हैं, वो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड भी कोई स्ट्रक्चर है तो हमारा रियल पर्सनैलिटी सोल है, ना कि बॉडी। यहां पर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। देखिए हमारे पास एक है बॉडी जो जेलस होती है, लेकिन हम हमारी सोल जेलस होती है कि नहीं? हमको लगता है कि हमारी जो सोल है ना वो प्योर है, वो कभी जेलस नहीं होती। यहीं पर रियल ट्विस्ट आ रहा है कि बॉडी और सोल का जो एक मिसमैच चल रहा है, ये दोनों परेशान है। खाली बॉडी नहीं, सोल भी परेशान है। हमने केस नंबर 27 में क्या देखा था? स्टीव और हरूम दोनों में सिमिलैरिटीज थी। दोनों ही बहुत अग्रेसिव थे और चाहते थे कि लोगों की लाइफ को कंट्रोल करें, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंसेस भी थे। दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी थे। इसलिए स्टीव बार बार बोल रहा था कि नहीं, मैं क्यों कंट्रोल करना चाहता हूं। अपने आप को कभी कभी सोल की तरह बोलते थे और कभी कभी बॉडी की तरह। हमारे पास एक होता है कांस्टेंट सोल सेल्फ, एक ऐसा सेल्फ जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। कांस्टेंट सोल सेल्फ, वो जब भी हमको गुस्सा आता है या कोई भी एक तरह का टेम्परामेंट आता है तो वो सोल सेल्फ क्या करता है? गवर्न करता है। लेकिन हर बॉडी के साथ वो अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। अब देखिए, मैं एक बहुत गुस्से में हूं तो मैं अलग तरीके से बिहेव करूंगा, फिर जब थोड़ा सा शांत हो जाऊंगा तो अलग तरीके से बिहेव करूंगा। तो मुझे गाइड कौन कर रहा है? सोल गाइड कर रही है कि बॉडी गाइड कर रही है? गाइड हमेशा सोल ही करती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सोल बेचारी गाइड करने की कोशिश कर रही है लेकिन बॉडी उसको ले ही नहीं पा रही। ये ऐसा है जैसे कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं बटन से और जीत नहीं पा रहे हैं। आप खेल रहे हैं और वीडियो गेम का जो प्लेयर है वो भी आप ही है, लेकिन कंट्रोल डायरेक्ट नहीं है, बॉडी आप नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम कोई बॉडी चूज करते हैं, जैसे मेरे भाई ने एक बॉडी चूज की जो बहुत यंग एज में क्या हो गया? डेफ एंड म्यूट। तो उसने एक खास टाइप का कमजोरी को चूज किया जो उसको लग रहा था कि मेरे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और एक उसकी कमजोरी है ह्यूमन टेम्परामेंट। मैं देख रहा था कल जब मैंने उसको बताया कि गरिमा जब घर से बाहर गई थी बेचारी तो रात भर बस अड्डे पे खड़ी थी। उसने मुझे बाद में पूछा, वो वाली बात बताओ, बस अड्डे वाली बात। वो वहीं पर रुक गई थी क्योंकि जब बात हो रही थी वो बीच में रुक गई थी, हम कहीं और चले गए थे, किसी मम्मी आ गई थी, पंडितों को पैसा उसे देना था। फिर ड्राइंग रूम में आकर के मुझे याद दिलाया, वो वाली बात बताओ। तो उसके अंदर में एक कैरेक्टर फ्लॉ है, टेम्परामेंट फ्लॉ है, और उस फ्लॉ के साथ में उसने अपनी बॉडी चूज की थी। जब भी हम एक बॉडी चूज करते हैं, हम ऐसे सोल हैं जो बहुत कॉशियस सोल है, लो एनर्जी वाले सोल हैं, और हम कैसी बॉडी चूज करते हैं? जो बेचारी क्वाइट सबड्यूड ह्यूमन होस्ट है। एक आदमी जो कई जन्मों से, देखिए सोल को यहां पर अपनी कल्पना से हटा दीजिए कि सोल सब कुछ जानती है, नहीं। जब आप कोई सामान चूज करते हैं, कोई घर चूज करते हैं, किसी को प्यार के लिए चूज करते हैं, तो आप ही चूज कर रहे हैं ना। तो वो चॉइस जो बॉडी के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके सोल में भी वो कंडीशनिंग बैठी हुई है। इसलिए कृष्णमूर्ति बोला करते थे कि एक सिविलाइजेशन का कंडीशनिंग है, वो कई जन्मों का है। आपके डीएनए में वो कंडीशनिंग है, जीन्स में वो कंडीशनिंग है।
तो अगर आप सोल से वीक हैं तो आप वीक बॉडी चूज करेंगे। वही सोल अगर उसको और बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए आपने इंकरेज कर दिया, जैसे मैं वैभव बैठ के बात कर रहे हैं और स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टीव जॉब्स ने तो ऐसी एप्पल चालू कर दी थी पैसा कमाने के लिए और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। हम लोग रमन महर्षि को पढ़ते हैं और पता चलता है कि रमन महर्षि तो बहुत यंग एज में ही एनलाइटन हो गए थे और एक रिस्क लेने का मन करता है तो आप ऐसी बॉडी चूज करेंगे जो आपके नेचुरल सोल की जो टेंडेंसी थी उससे अलग हट करके चूज करेंगे, जिसमें आप अपनी बॉडी के जरिए वो सब भी कर लेंगे जो शायद आप नहीं कर पाते। देखिए, ये बॉडी आपका इंस्ट्रूमेंट है। कृष्णमूर्ति जब वो बनवा रहे थे स्टडी सेंटर तो बोलते हैं ऐसा स्टडी सेंटर बनाओ कि आज से 500 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी सरवाइव करे और ये टीचिंग्स रहे दुनिया के लिए। ऐसे ही गौतम बुद्ध के शिष्यों ने ऐसे मंदिर बनाए, ऐसे स्तूप बनाए कि आज हजारों साल बाद भी जिंदा हैं। हम जब किसी बॉडी को चूज करते हैं तो एक खास अनकॉन्शियस स्पिरिट से चूज कर सकते हैं या कॉन्शियस स्पिरिट से चूज कर सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज है। हम जब एक बॉडी लेते हैं ना तो सोल उस बॉडी को देता है और उस बॉडी से लेता भी है। सोल के अंदर होती है इंटेलिजेंट एनर्जी, नॉट ऑल नोइंग एनर्जी। सोल के अंदर होती है इंटेलिजेंट एनर्जी, वो देती है, और बॉडी के पास होती है ब्रेन सेल्स की एनर्जी। अब दो चीजें एक साथ मिल रही हैं। एक तरफ डीप फीलिंग्स जनरेटेड बाय इटर्नल कॉन्शियसनेस। जो भी हमको डीप फीलिंग्स आ रही है वो कहां से आ रही है? बॉडी से नहीं आ रही है। इटर्नल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर में एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो कभी मरती नहीं और बहुत गहरी है, और वो किससे जुड़ता है? ह्यूमन के इमोशंस के साथ। और फिर दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सिंगल पर्सनालिटी। हम लाइफ के एक्सपीरियंस में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, खाली एक चीज बदलने की जरूरत है, आवर नेगेटिव रिएक्शंस टू देम। जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो ये कहते हैं कि देखो, हर किसी के अंदर में एक इटर्नल सेल्फ है, उस ईगो के अंदर इटर्नल सेल्फ है। अगर उसको देख सको तो एनलाइटन हो जाओ, दूसरे के अंदर में भी और खुद के अंदर में भी। डॉक्टर माइकल कहते हैं, शुरुआत के चैप्टर्स में हमने आपको बताया था, कुछ सोल्स होती हैं जो बिगिनिंग सोल्स होती हैं, इंटरमीडिएट सोल्स होती हैं, एडवांस सोल्स होती हैं। तो हमने बताया था सोल्स कैसे मेच्योरिटी को जीती हैं। और डॉक्टर माइकल कहते हैं, हो न हो सोल्स अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से अपनी ईगो को उस बॉडी में डालती है। एक सोल जितनी मेच्योर है उतना ही उसकी बॉडी मेच्योर होगी, और हमारे सोल की मेच्योरिटी हमारे बॉडी के परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है। इसलिए मुझे लगता है एक आदमी अगर पूरी जिंदगी ढेर सारी चीज़ें समझ रहा है, ढेर सारी किताबों में गहराई से जा रहा है, ढेर सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है लिख करके, खाली सरफेस के लाइफ में नहीं जी रहा है, तो उसकी बॉडी खाली मेच्योर नहीं हो रही है। वो बॉडी किसको दे रही है मेच्योरिटी? सोल को। और फिर वो सोल जब दोबारा आएगी जन्म लेने के लिए तो और ज़्यादा बेटर चॉइसेस लेगी बॉडी के लिए। लेकिन एक गलती मत करिएगा, आप किसी की कोई गलती को देख करके, छोटी मोटी गलती को देख कर ये मत बोलिएगा कि तो बहुत बेकार सोल है। एक बहुत बड़ा डिज़ाइन प्लान है लाइफ का। इसलिए किसी किसी लाइफ में वो अपने आप को जानबूझ के ऐसी कुछ स्टेप्स जिलाएगा कि आपको लगेगा ये तो बहुत बेवकूफ़ी कर रहा है, बट उसका एक लाइफ प्लान है जो कुछ खास चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आया है। कभी कभी एक सोल किसी खास नेगेटिव ट्रेट को लेती है, सेलेक्ट करती है, ताकि वो कुछ खास चीज़ सीख सके, इसलिए वैसी बॉडी चूज करती है। हमने देखा है इस चैप्टर में कैसे वो उस बॉडी को और सोल उस बॉडी को चूज करती है जिसके साथ वो एसोसिएट होना चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोल का उस बॉडी के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल है, वो कुछ भी करा सकती है। बहुत बार एक्सट्रीम केसेस ऐसे हो जाते हैं जहां पर एक आदमी की पर्सनैलिटी फ्रैक्चर्ड होती है, अंदर से टूटी होती है, और वो स्ट्रगल करता है, और उसकी जो बॉडी होती है वो डिसोसिएटिव हो जाती है, मतलब वो हमेशा रिएक्ट करती रहती है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बेचारी सोल हमेशा अपनी बॉडी के साथ में उसको रेगुलेट नहीं कर पाती, और मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो होना चाहिए, यूनिफाई नहीं कर पाती। हम अपने ही बॉडी के साथ यूनिफाई नहीं कर पाते, और हम क्या बोलते हैं, वो आदमी मुझसे ठीक से प्यार नहीं करता। अरे जब हम अपनी ही बॉडी के साथ में ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूनिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, तो हम दूसरे के लिए क्या बोलें? हमारी बॉडी हमारी स्पिरिट्स को कंटैमिनेट कर देती है। जब सोल ह्यूमन इमोशंस में डूब जाती है, इस जिंदगी में आप दुख 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 झेले और उसमें डूब गए, तो वो दुख आपके सोल में भी चला जाता है, और फिर वो सोल सेलेक्ट करती है एक ऐसी लाइफ जिसमें फिर से दुखी रहती है। कंटैमिनेशन ऑफ सोल। अगर हम ऑब्सेस्ड हो गए अपने चेहरे से, चोखटे से,
अपने रिसोर्सेज से कि हम इतने पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, हेल्दी हैं, अगर हम इससे ऑब्सेस्ड हो गए और कैरिड ओवर हो गए, मतलब हम बह गए अपने इमोशंस में, इमोशनल रोलर कोस्टर में, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो बेचारी सोल सबवर्ट हो जाएगी। मतलब सोल एक तरह से बॉडी की तरह बिहेव करेगी। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, बहुत से बड़े बड़े थिंकर्स हैं जो बोलते हैं कि सोल कभी भी बॉडी के साथ कंप्लीटली होमोजेनस नहीं हो पाती, कि बॉडी और सोल दोनों एक जैसे सोचे, ऐसा नहीं हो पाता। हमेशा ऐसा होता है कि दो माइंड होते हैं, दो इंटेलेक्ट होते हैं। और डॉक्टर माइकल कहते हैं, जब भी हमारे अंदर कोई बहुत इंस्पिरेशनल थॉट आ रहा है, हमारे बॉडी में अगर सोल ना हो तो कितनी समझदारी होगी, रीजनिंग पावर होगी, डॉक्टर माइकल बोलते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि मुझे लगता है कि इनसाइट्स और एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आते हैं बॉडी में सोल्स की वजह से। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मेरे हिसाब से जब भी बॉडी में सोल आती है, बॉडी को क्या देती है? क्वालिटेटिव रियलिटी। हम बोलते हैं हम रियल हैं, हम हैं, हम मरने के बाद भी मरेंगे नहीं, हम मरना ही नहीं चाहते, वो क्वालिटेटिव रियलिटी देती है। ये बॉडी तो रियल नहीं है, ये तो मर जाएगी, लेकिन फिर भी हमको फील होता है कि हम जिंदा रहेंगे। ये डिपेंड करता है उस बॉडी की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर, लेकिन हर सोल एक बॉडी को क्या देती है? क्वालिटेटिव रियलिटी। अगर ये बात सच है कि हर एक ब्रेन में अलग अलग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक ब्रेन में, कोई ब्रेन ऐसा है कि बहुत मैथमेटिकल है, किसी में म्यूजिक बहुत अच्छा है, कोई डांसर अच्छा है, कोई बिजनेसमैन है, अलग अलग क्वालिटी है। यहां तक कि कुछ ब्रेन में तो रॉ इंटेलिजेंस भी है। रॉ इंटेलिजेंस मतलब बस उसको बिना पढ़े लिखे समझदारी का काम करेगा। कुछ ब्रेन्स ऐसे हैं बहुत यंग एज से चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं, खोज करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या वो सोल्स जब कोई यंग एज में ही बहुत जीनियस हो जाती हैं तो क्या बहुत समझदार हैं इसलिए ऐसी बॉडी चूज करती हैं? क्या गौतम बुद्ध जैसे लोग या कृष्णमूर्ति जैसे लोग पहले से ही समझदार थे इसलिए ऐसी बॉडी चूज करते हैं कि बहुत आसानी से वो समाधि में जा पा रहे हैं? आज मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। हम लोग का एजम्पशन ये होता है कि इंटेलिजेंट लोग बुक पढ़ते हैं, है कि नहीं? मैंने उसमें उल्टा बताया, जो लोग बुक पढ़ते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप कितनी मुश्किल बुक को पढ़ना चाहते हैं। अगर एक बहुत मुश्किल बुक है, कोई इंसान उसको 10 दिन में पढ़ता है, आप उसको 10 साल में पढ़ लें, तब आप वो सोल बनते जा रहे हैं जो 10 दिन का सोल था, जो 10 दिन में उस किताब को पढ़ने वाला था, वैसा सोल बनते जा रहे हैं। फिलोसोफर कांट, बहुत फेमस फिलोसोफर हैं कांट। कांट बोलते थे जो हमारा ब्रेन है ना, उसका फंक्शन है कॉन्शियसनेस, लेकिन उसका सोर्स ऑफ रियल नॉलेज नहीं है। मतलब हमारा ब्रेन एक पाइप की तरह है, उसमें से पानी नहीं आ रहा है, वो पानी नहीं बना रहा है, वो खाली फंक्शन, वो अलाउ कर रहा है रियल नॉलेज को बाहर आने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसी बॉडी चूज करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हर बार जब भी कोई सोल कोई बॉडी चूज करती है तो उसमें एक इंडिविजुअलिज्म दिखती है। गांधी की अलग इंडिविजुअलिटी है, बुद्ध की अलग है, आपकी और हमारी अलग अलग है। एक आदमी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन किसी किसी चीज के बारे में बहुत संकीर्ण है, वो अपने सोसाइटी के बाहर देख ही नहीं पाता कि मैं इंटरकास्ट शादी नहीं करूंगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। यहां पर ये बोलते हैं अगर ऐसा कोई आदमी है तो मेरे लिए वो बहुत बिगिनर सोल मेरे हिसाब से, कि बहुत एक जगह पर बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वहीं पर एक जनरल सी समझदारी उसके अंदर नहीं है। और वहीं पर डॉक्टर माइकल बोलते हैं ठीक है, एक आदमी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जीनियस नहीं है, लेकिन उसके अंदर में इवननेस ऑफ मूड है। इवननेस ऑफ मूड मतलब मूड स्विंग्स नहीं होते, कभी बहुत गुस्सा कभी लो, ऐसा नहीं होता। और ऐसा आदमी के अंदर में पता नहीं क्यों, लेकिन अगर उसके अंदर ये इंटरेस्ट है लोगों को हेल्प करना, इसका मतलब ये मेरे हिसाब से एडवांस्ड सोल काम कर रहा है। ये वो सोल्स हैं जो पर्सनल ट्रूथ खोज रहे हैं, ईगो के बियॉन्ड। लास्ट पार्ट है, ये बड़ा मेहनत का काम है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक आदमी के लिए 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल एक घर में रहे, घर में अलग अलग जगहों पर अपनी कील लगाई है, टीवी लगाई है, फ्रिज रखा है, यहाँ तक कि दीवारें भी बना दी। अब आपको नया घर बनाना पड़ेगा। ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम है कि हर बार सोल को क्या करना पड़ता है, एक नई बॉडी चूज करनी पड़ती है, नई बॉडी अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हेल्प नहीं है, कुछ मास्टर्स वहाँ पे हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस नई बॉडी को चूज करने में। और जब मामला आता है अपनी सोलमेट को खोजने का, जिसके लिए आप अपने घर परिवार सब कुछ तोड़ ताड़ करके, सारे बंधन तोड़ करके जाऊंगी, तो वहाँ पर आपकी एक स्पेशल इंजीनियस कोचिंग दी जाती है मास्टर्स द्वारा। तो वो कोचिंग कैसे दी जाती है अगले चैप्टर में हम देंगे, बताएंगे आपको। प्रिपरेशन फॉर एम्बार्क्शन उस चैप्टर का नाम है।
कुल मिलाकर के आप जो भी एफर्ट यहाँ डालते हैं सीखने, किताबों से सीखने के लिए, उसके बाद लोगों के साथ में उसको अप्लाई करने के लिए, वो आपके सोल की आइडेंटिटी बन जाती है। वो अगले जन्म में आपको हेल्प करती है एक सही बॉडी चूज करने में। फिर वो बॉडी आपको हेल्प करती है और स्ट्रॉन्ग सोल बनने में। ऐसे करके एक जर्नी चल रही है। ये शादी है बॉडी और माइंड का, सोल और बॉडी का। हमको बाहर किसी के साथ शादी नहीं करनी, अपने ही बॉडी के साथ शादी करनी। दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।